हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन केंद्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम लोग ने सरसरी नज़र से देखा था कि अंग्रेजों ने किस तरीके से भारतीय साम्राज्य पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो उसी नज़र में आज हम देखेंगे कि बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना किस तरीके से होती है। ठीक, बंगाल में जब ब्रिटिश शासन की स्थापना होगी तो बंगाल में कोई ना कोई शासक उभर कर आएगा। और इससे पहले हमको एक चीज़ देखना है कि भारत की जो स्थिति है वो 17वीं शताब्दी में कैसी है एवं 17वीं शताब्दी के बाद 18वीं शताब्दी में कैसी हो जाती है। ठीक, 1707 का समय आपको याद रखना है। 1707 का समय वो समय है जहां से आपकी औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इससे पहले औरंगजेब की जब मृत्यु नहीं हुई थी तो भारत का जो शासन था कैसा था? मुगलों की अधीन मजबूत एवं केंद्रीकृत शासन भारत में चल रहा था। लेकिन 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा और छोटे छोटे राज्यों का उदय होने लगा। जब छोटे छोटे राज्यों का उदय होने लगा एवं केंद्रीय सत्ता का अभाव हो गया तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि दक्षिण भारत में कुछ राज्य उभर कर सामने आ गए, स्वतंत्र राज्य, एवं कुछ उत्तर भारत में स्वतंत्र राज्य उभर कर सामने आ गए। दक्षिण के भारत के बारे में बात करें तो कर्नाटक, हैदराबाद एवं मैसूर, ये तीन राज्य हमारे दक्षिण भारत में उभर कर सामने आते हैं। एवं मराठा, पंजाब, रुहेलखंड, अवध एवं बंगाल, ये 5 राज्य हमारे उत्तर भारत में उभर कर सामने आते हैं। तो उसी के क्रम में आज के चैप्टर में हम बात करेंगे अपने बंगाल के बारे में। उससे पहले हम थोड़ा सा आपको एक डायग्राम के माध्यम से बता दें कि किस राजा के नेतृत्व में कौन सा राज्य उभर कर सामने आया स्वतंत्रता के रूप में। महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में पंजाब उभर कर आया, शिवाजी और पेशवा के नेतृत्व में मराठा उभर कर आ गया, मैसूर हैदर अली के नेतृत्व में आ गया, और यहाँ पर देखिए आप कर्नाटक सदातुल्ला खां के नेतृत्व में आया, निजाम उल मुल्क आसफ खां के नेतृत्व में हैदराबाद 1724 में आ गया, बंगाल मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल स्वतंत्रता में आ गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक कौन है तो आप आंसर करेंगे मुर्शीद कुली खां। ठीक, इन सभी नवाबों के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। अवध सादत खां के नेतृत्व में अवध वो आ गया, सादत खां के नेतृत्व में अवध, सादत खान के नेतृत्व में अवध स्वतंत्रता के रूप में आ गया। रुहेलखंड वीर दाऊद और मोहम्मद अली खां के नेतृत्व में बुंदेलखंड हमारा स्वतंत्रता में आ गया है। चलिए, इतनी चीज आपने देखी। अब हम आज के टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा मुख्य टॉपिक बंगाल। बंगाल किस तरीके से स्वतंत्रता में आया, बंगाल में किन किन नवाबों ने शासन किया, इसके बारे में जानेंगे। किस तरीके से अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार किया, जो कि प्लासी के युद्ध 1757 के द्वारा एवं बक्सर के युद्ध 1764 के द्वारा। ठीक, और यह भी देखेंगे किस तरीके से 12 अगस्त और 16 अगस्त को इलाहाबाद की संधि के माध्यम से कौन कौन से इलाके अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिए और कौन से इलाके मुगल बादशाह को दे दिए। ठीक, सुजाउद्दौला को दे दिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये आधुनिक भारत का इतिहास, जो आधुनिक भारत का इतिहास है, ये बीपीएससी टीआरई 4 में एज इट इज यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। अभी तक जितने भी बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 हो चुके हैं, आधुनिक भारत के इतिहास से बोल सकते हैं आधुनिक भारत का इतिहास के संदर्भ में एक रीढ़ का काम करती है। चलिए, इतनी चीज हमको बतानी थी, हमने बता दी। अब आप इसको लाइक कर दीजिए। चलिए, बंगाल क्या है? बंगाल सबसे पहले जानेंगे बंगाल किन किन चीजों से मिलकर बना है, मतलब किन किन इलाकों से मिलकर बना है। बंगाल के अंतर्गत ऐसे आज वाला बंगाल नहीं है जो हम आप पश्चिम बंगाल देखते हैं, इतना छोटा सा, वो वाला बंगाल नहीं है। पहले का जो बंगाल था उसमें बंगाल भी आता था, बिहार भी आता था, उड़ीसा भी आता था। ठीक, इतना इलाके को मिलाकर, इतने इलाकों को मिलाकर हमारा बनता था बंगाल। ठीक, बंगाल का प्रशासन किसके राज में था? सबसे पहले बंगाल का जो प्रशासन था वो मुगल प्रांत के अधीन आता था, बादशाह औरंगजेब। ठीक, बंगाल समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले बंगाल क्या, संपूर्ण भारत ही मुगलों के अधीन था, तो उसमें बंगाल भी मुगलों के अधीन है। ठीक, बंगाल। अब देखिए यहाँ पर औरंगजेब ने बंगाल में किसको बनाया? सूबेदार बनाया। सूबेदार किसको बनाया? अजीम उस शान को बनाया। ठीक, दीवान किसको बनाया? दीवान मुर्शीद कुली खान को बनाया। इतनी चीज आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्रुखसियर ने सूबेदार नियुक्त किया। ठीक, मुर्शीद कुली सूबेदार, फर्रुखसियर ने क्या किया? सूबेदार नियुक्त किया। बंगाल में वंशानुगत शासन, ठीक, वंशानुगत शासन यहाँ पर चलने लगा फर्रुखसियर ने जब इसको सूबेदार नियुक्त कर दिया। चलिए यहाँ से देखेंगे, मुर्शीद कुली खां आया सबसे पहले, फिर अलीवर्दी खां आया, सिराजुद्दौला आया, मीर जाफर आया, ठीक, मीर कासिम आया, नजमुद्दौला आया, मुबारक उद्दौला आया 1775 तक। ये लिस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है कि कैसे नवाबों का क्रम है। मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, नजमुद्दौला, मुबारक उद्दौला, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बंगाल का महत्व क्या है?
आखिर अंग्रेज बंगाल में इतना क्यों परेशान थे, बंगाल में ही फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना क्यों की, कुछ ना कुछ तो महत्व होगा ना बंगाल का। उसी के बारे में बात करेंगे कि बंगाल का क्या महत्व था, क्या सामाजिक महत्व था, क्या आर्थिक महत्व था, उन्हीं के बारे में। बंगाल का महत्व, बंगाल एक अत्यंत समृद्ध प्रांत था। ठीक, बंगाल एक अत्यंत समृद्ध प्रांत था। कैसे समृद्ध प्रांत था? सबसे पहली बात तो ये, ठीक, डेल्टा वाले क्षेत्र में था, उपजाऊ था, यहां पर खेती अच्छी होती थी। नंबर 2, बंगाल वाला क्षेत्र जो है बंगाल की खाड़ी के पास है, इसलिए यहां पर नौ परिवहन अच्छे से हो जाता था। क्षेत्रीय शक्तियों की यहां पर कोई चुनौती नहीं थी। ठीक, देखिए अंग्रेज, मुगल थे, मुगल के बाद बंगाल जो हो गया वो अलग हो गया, है ना, तो क्षेत्रीय शक्ति को कौन चुनौती देगा? मुगलों के बाद बंगाल ही दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे कौन है जो उनको चुनौती दे सकता? कोई नहीं है चुनौती देने वाला। समुद्र व्यापार, ठीक, समुद्र व्यापार जो कि वस्त्रों का व्यापार, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी एक प्रकार का समुद्र है, समुद्र के माध्यम से यहाँ पर व्यापार होता था। चलिए यहाँ पर देख लीजिए आप किस तरीके से लड़ाई हो रही है, ये सब आप इमेज देखिए समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, हम बंगाल के नवाब के बारे में बात करेंगे, जितने भी नवाब हुए इनके बारे में बात करेंगे, महत्वपूर्ण नवाबों के बारे में, और इनके समय में कौन कौन सी घटना घटित हुई ये भी बात करेंगे, क्योंकि आज इट इज आपसे पूछ लेता है कि ब्लैक होल की घटना किस नवाब के समय में हुई थी। ठीक, चलिए इनको देखिए, मुर्शीद कुली खां, ये मुर्शीद कुली खां, इनको देख लीजिए अच्छे से। मुर्शीद कुली खां 1717 से 1727, 10 वर्ष का इनका शासन रहने वाला है। मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त अंतिम सूबेदार था। देखिए मुगल सम्राट फर्रुखसियर के द्वारा इसको अंतिम सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था, परंतु क्या किया इसने 1770 में अपने आप को स्वतंत्र बंगाल का नवाब घोषित कर दिया कि हम बंगाल के नवाब हैं, तो स्वतंत्र हो गया। तो ये प्रथम हो जाएगा, आप समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। सुधार, इसने क्या क्या सुधार किया? इसने कृषि यानी कि तकावी ऋण, वही तकावी ऋण के बारे में बात कर रहे हैं जो हमने आपको मोहम्मद बिन तुगलक के समय में पढ़ाया था। तकावी ऋण इसने चलाया। जमींदार राजस्व, राजधानी को ढाका, जमींदार राजस्व का इसने व्यवस्था की अच्छे से, किस तरीके से राजस्व वसूलना है इसकी बात की। राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद इसने बनाया। ठीक, इतनी काम इसने किया। फर्रुखसियर ने क्या किया था? शाही फरमान जारी कर दिया था। ठीक, फर्रुखसियर ने शाही फरमान जारी किया था। हैमिल्टन नामक डॉक्टर से जब उसकी बीमारी को सही हो गया था तो उसने क्या किया था? शाही फरमान जारी किया था। अपने मुगल इतिहास में जब हम मुगल पढ़ाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। बंगाल नवाब हेतु सिरदर्द पर विरोध नहीं। देखिए बंगाल के, अब आप समझ रहे हैं ना, अब हल्की से समझने वाली बात है। जब फर्रुखसियर शाही फरमान जारी कर देगा अंग्रेजों को बंगाल वाले एरिया से क्या करें, मुफ्त व्यापार करने के लिए, तो कहीं ना कहीं बंगाल के नवाब के में सरदर्दी बन जाएगी कि बताओ हमारे इलाके में, हम स्वतंत्र होने के बावजूद भी हमारे इलाके में इसने क्या कर दिया? स्वतंत्रता रूप व्यापार करने की अनुमति दे दी। और कहीं ना कहीं ये बात मुर्शीद कुली खान को खटक रही थी। अब क्या हो सकता है? अब मुगल सम्राट फर्रुखसियर की बात को भी तो नहीं टाला जा सकता, तो वही बात इसके सामने आई। चलिए आगे बढ़ेंगे। अलीवर्दी खां के समय में क्या हुआ? 1740 से 1756 गिरिया का युद्ध हुआ था। अलीवर्दी खां के समय में गिरिया का युद्ध हुआ था। किसके समय में हुआ था? किसके बीच? सरफराज वर्सेस अलीवर्दी खां। इसमें अलीवर्दी खां विजय हो जाता है एवं बंगाल का नवाब बन जाता है। मुगलों को राजस्व देना इसने बंद कर दिया। इसकी देखिए, इसकी हिम्मत देखिए, इसने क्या किया? मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया कि अब हम मुगलों को राजस्व नहीं देंगे, जो करने बनता है इनको ये कर ले। अंग्रेजों की तुलना में मधुमक्खी की छत्ते से की थी। ठीक है, अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों की जो तुलना कर दी थी मधुमक्खी की छत्ते से दी थी। इसने कहा था कि अगर इनको छेड़ोगे नहीं तो ये हमको मीठा मीठा रस देंगे, यानी कि तमाम तरीके की अच्छी अच्छी दौलतें देंगे हमको। अगर हम इनसे छेड़खानी करेंगे, इनके काम में हाथ डालेंगे तो ये हमको काट लेंगे, यानी कि युद्ध के द्वारा ये हमको हरा देंगे। ठीक, ये समझने की बात है। एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी की छत्ते से किसने की थी? तो हमारे अलीवर्दी खां ने की थी। सिराजुद्दौला के बारे में बात करेंगे। सिराजुद्दौला के समय क्या हुआ? बंगाल ब्लैक होल की घटना हुई एवं प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक, अब ब्लैक होल की घटना एवं प्लासी का युद्ध के बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे। सिराज ने अंग्रेजों का विरोध किया तथा कोलकाता में किलेबंदी करने से इसने क्या कर दिया? रोक दिया। अंग्रेजों ने मना किया। सिराज ने कोलकाता पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। ब्लैक होल की घटना हो गई। ठीक, पकड़ के 146 लोग को देख लीजिए, ये ब्लैक वाला छोटा सा कमरा, 146 लोग को इसने क्या किया? ठूस ठूस के भर दिया। ठीक, 146 में क्या हो गए? 23 बचे और 123 लोग क्या हो गए? मर गए। बचे कुछ अंग्रेज कहाँ चले गए? बचे कुछ अंग्रेज जितने भी थे वो अंग्रेजों ने फुल्टा द्वीप जो कि बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में है, वहां पर जाकर इन्होंने शरण ले ली। मद्रास से क्लाइव और वाटसन की सेना क्या करती है? अब इससे लड़ने के लिए आती है। ये वाला एरिया है, यहां से क्या करेगी? यहां से ऐसे पहुंचेगी, बंगाल की खाड़ी से होते हुए बंगाल पहुंचेगी। मद्रास से क्लाइव और वाटसन की सेना पहुंचेगी उससे लड़ने के लिए। चलिए कोलकाता में अब क्या हुआ?
सिराज ने क्या की, अपमानजनक संधि करनी पड़ी 1757 फरवरी में। सिराज को क्या अपमानजनक संधि करनी पड़ेगी, और संधि के तहत क्या हुआ, कोलकाता की किलेबंदी अंग्रेजों के द्वारा, सिक्के ढालने की अनुमति इसने जबरदस्ती ले ली, एवं बंगाल में क्या किया, कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति जबरदस्ती इस व्यक्ति से ले ली गई, सिराजुद्दौला से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो प्लासी का युद्ध होने वाला है, प्लासी का युद्ध यूं ही अंग्रेज नहीं जीत गए थे, कुछ हमारे भारतीय देश के, हमारे देश के कुछ जो हैं गद्दार लोग उसमें शामिल थे, जो कि अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के साथ शामिल हो गए थे। उन्होंने मुद्रा देकर, पैसा देकर अपने साइड इसको मिला लिया था। क्लाइव का षड्यंत्र क्या था, इसने घसीटी बेगम को अपने तरफ मिलाया, शौकत जंग को अपने तरफ मिलाया, मीर जाफर को अपने तरफ मिलाया, जगत सेठ को अपने तरफ मिलाया, अमीर चंद एवं दुर्लभ राय, ऐसे कुछ नेता हैं, घर का भेदी लंका ढावे टाइप के लोग हैं। इन्होंने अंग्रेजों का साथ देखकर बंगाल के नवाब को क्या करा दिया, हरवा दिया। ठीक, इनको क्या कर लिया, सबको अपने पक्ष में कर लिया। एज इट इज नाम आपको याद रखने हैं कि 6 लोग हैं, घसीटी बेगम, शौकत जंग, मीर जाफर, जगत सेठ, अमीर चंद और दुर्लभ राय। यही मीर जाफर आगे चल के क्या करेगा, बंगाल का नवाब बनेगा। अब देखिए प्लासी की युद्ध की घटना होती है, प्लासी का युद्ध छिड़ गया है। 23 जून 1757 का दिन है, समय है, प्लासी का युद्ध हुआ है। प्लासी बंगाल में एक भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। इसका क्या कारण है, इसका कारण है अलीनगर की संधि जो हुई थी, अभी हमने बताया था कि अपमानजनक संधि हो गई, जबरदस्ती अपने अधिकार को उन्होंने, अंग्रेज ने ले लिया। युद्ध होता है 23 जून 1757 में क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हो गया। युद्ध हो गया, क्या हो गया, प्लासी का युद्ध। चलिए परिणाम क्या निकल कर आया, रॉबर्ट क्लाइव यहां पर जीत गया। जीत कैसे जाएगा भाई, इतने लोगों को अपने वश में कर लिया है, पैसे वैसे देकर, हाँ गद्दारी दिखा दी है इन लोगों ने अपने ही लोगों के साथ। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, अब इस व्यक्ति को क्या कहेंगे, रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, इसे बंगाल का प्रथम गवर्नर भी कहेंगे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर भी कहेंगे। विलियम पिट, विलियम पिट स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, इसको विलियम पिट ने इसको क्या कहा है, रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। ठीक, एज इट इज स्टेटमेंट है जो कि आपके बीपीएससी वगैरह एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, खासकर टीआरई एग्जाम में। ये जितने भी वीडियोस पीपीटी आपको बनाकर पढ़ाई जा रही है, ये बीपीएससी, ठीक, बीपीएससी जो टीआरई 4.0 का एग्जाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जा रहा है। चलिए अब आगे क्या होगा, यह अंग्रेजों की सैन्य नहीं, षड्यंत्र और कूटनीति विजय थी। ये सैन्य विजय नहीं थी, अभी हमने आपको बताया कि किस तरीके से षड्यंत्र करके इसने 6 लोगों को अपनी तरफ मिला लिया। ये सेना की विजय नहीं थी, यहाँ पे ये धोखेबाजी वाली विजय थी। ठीक, मीर जाफर क्या करेगा, मीर जाफर अंग्रेजों का कठपुतली नवाब बन गया। ठीक, अंग्रेजों की कठपुतली मीर जाफर था। आपने तभी तमाम तरीके की कहावतें सुनी थी कि एकदम से मीर जाफर है क्या, हाँ अमीन चंद है क्या, ये ऐसी तरीके की तमाम कहावतें सुनी होगी, ये यहीं से निकला हुआ है। बंगाल की लूट प्रारंभ हो गई मीर जाफर के समय, प्लस अंग्रेजों को 24 फरमान क्षेत्र मिला। चलिए मिल गया। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व यहां पर प्रारंभ हो गया। प्लासी के युद्ध से क्या हुआ, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व स्टार्ट हो गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में ब्रिटिश संस्था का जो स्थापना मानी जाती है, कहां से मानी जाती है, 23 जून 1757 प्लासी के युद्ध बंगाल में, जो कि भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया था। चलिए बंगाल की क्रांति के बारे में बात करेंगे। 1760, ठीक, मीर जाफर आया, समझ में आया, मीर जाफर बना था। मीर जाफर के बाद क्या बनेगा, मीर कासिम को बना दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि मीर जाफर अब उनके हिसाब से काम नहीं कर रहा था। चलिए वेंसी टाट के समय क्या हो गई, बंगाल की क्रांति हो गई। अब इस क्रांति में हुआ क्या क्या, इसको हमको समझना है। अंग्रेजों ने मीर जाफर पर डचों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाकर हटा दिया। हमने बताया था ना कि मीर जाफर को पहले हटा दिया जाएगा, उसके बाद मीर कासिम को बनाया जाएगा। अब मीर कासिम भी कुछ अच्छा ही काम करेगा। मीर कासिम को मीर जाफर के स्थान पर क्या बना दिया गया, नवाब बना दिया गया। वेंसी टाट ने इसे बंगाल क्रांति कहा। ठीक, वेंसी टाट ने इसे बंगाल की क्रांति कहा। किसे बंगाल की क्रांति कहा गया, मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देना ही बंगाल की क्रांति कहलाता है। यह चीज आपको समझना है थोड़ा सा। चलिए, हालांकि इसे क्रांति कहना सही नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें किसी भी प्रकार के प्रशासन में परिवर्तन हुआ और ना ही इसमें जनता की भागीदारी थी। ठीक, लेकिन वेंसी टाट ने इसको क्या कह दिया, बंगाल की क्रांति कहा। लेकिन यहां पर आपको एक लाइन साफ साफ देखने को मिल रही होगी, इसको क्रांति कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रशासन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बस एक राजा को हटाया, अर्थात एक नवाब को हटाया, दूसरे नवाब को बैठा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा पानी पीऊंगा फिर आपको पढ़ाता हूं। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। ठीक, आपको एज इट इज लाइन याद रखना है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 तारीख को। ठीक, 23 जून 1757। और बक्सर का युद्ध हमारा कब हुआ है, 22 अक्टूबर 1764। ये बातें आपको याद रखना है। अब बक्सर की युद्ध की क्या स्ट्रक्चर था उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और
भारतीय लोगों के बीच में हुआ। इसकी जो सेना थी वो अंग्रेजों की सेना थी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में थी। एक तरफ तो ये थे, दूसरी तरफ संयुक्त सेना थी। संयुक्त सेना कौन थी? अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की सेना थी, बंगाल के नवाब मीर कासिम की सेना थी, वही मीर कासिम जिसको अंग्रेजों ने नवाब बनाया था। अब देख लीजिए, ये अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार है, इसका मतलब इसको अंग्रेज की नीति पसंद नहीं है। चलिए, संयुक्त सेना। उसके बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की भी यहाँ पर सेना है। संयुक्त सेना, 3 प्रकार की संयुक्त सेना है। कारण क्या होगा? इसका मुख्य कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी की लालच बढ़ती जा रही थी। जब लालच बढ़ती जा रही थी तो मीर कासिम ने क्या किया? अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर, बिहार वाले स्थान पर मुंगेर में स्थापित कर ली थी। ठीक, और बंगाल के नवाब पर इसने क्या किया? बार बार दबाव बनाए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में आ ही जाएगा वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो परिणाम निकल के आया, युद्ध हुआ, अंग्रेज जीत गए, संयुक्त सेना हार गई। परिणाम हुआ कि इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765, एज इट इज डेट याद रखनी है आपको कि 12 अगस्त 1765 में प्रथम संधि इलाहाबाद की हुई। इस संधि में किसके किसके बीच हुई? देखिए, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब नजमुद्दौला, ये, और एक तरफ था रॉबर्ट क्लाइव, ये, इन दोनों के मध्य इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। बंगाल बिहार उड़ीसा की जो दीवानी वाला क्षेत्र था, दीवानी के अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गए। दीवानी का मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेज ले लेंगे एवं प्रशासन चलाने का अधिकार अभी भी नवाब को ही दिया जाएगा। शाह आलम द्वितीय प्रथम, जो कि पेंशन 26 लाख रुपए वार्षिक दी जाएगी, 26 लाख रुपए एक साल में इनको दिया जाएगा और पेंशनर बनाकर इनको छोड़ दिया गया। कड़ा और इलाहाबाद वाला क्षेत्र जो है शुजा-उद-दौला से शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया, यानी कि शुजा-उद-दौला के जो क्षेत्र में था अवध के नवाब के क्षेत्र में, वो मुगल सम्राट को दे दिया। बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया। ठीक, बंगाल में द्वैध शासन का मतलब यह है कि दीवानी का अधिकार अंग्रेजों के पास और प्रशासन का अधिकार जो है वो अभी भी बंगाल के नवाब के पास होगा। चलिए, इलाहाबाद की द्वितीय संधि में क्या होगा, जो कि 16 अगस्त 1765 में हुई। अवध नवाब शुजा-उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच ये भी होगी। अवध के खर्च पर अंग्रेजी सेना रखी जाएगी, यानी कि अंग्रेजी सेना तो रखी जाएगी, लेकिन ये जो इसकी जो सैलरी है, इसका जो खर्च है, संपूर्ण खर्च अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, यानी कि अवध जैसे राज्य को ये देना पड़ेगी। अवध में कर मुक्त व्यापार करेंगे, अंग्रेज अवध में व्यापार करेंगे, लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं देंगे। चुनार दुर्ग को अंग्रेजों को दे दिया गया। आपने इस संधि में क्या देखा? दोनों संधि में हर तरीके से अंग्रेज अपने ही फायदे को देख रहे हैं, अपने ही फायदा देख रहे हैं। चाहे वो इलाहाबाद की प्रथम संधि हो, उसमें भी अपनी लालच भरी है इनकी, और द्वितीय संधि हो इलाहाबाद की, उसमें भी अपनी ही लालच के अपने ही फायदे को देख रहे हैं। इसमें भारतीयों का कोई भी फायदा नहीं देखा जा रहा है। चलिए, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर 17 जनवरी 1765 था, जबकि इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब नजमुद्दौला था। ये चीज आप देख लीजिएगा। 65 दोनों 1765 है, लेकिन कितने ही क्षण भर में बंगाल के नवाब को परिवर्तित कर दिया जाता है। चलिए, इसका ये महत्व निकल कर आया। महत्व क्या है? यह अंग्रेज की वास्तविक और सैन्य विजय थी। देखिए, वो जी प्लासी का युद्ध षड्यंत्र विजय थी और ये वास्तविक और सैन्य विजय थी। भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया बक्सर के युद्ध से। ये चीज आपको समझना है। अब द्वैध शासन क्या है? बंगाल में द्वैध शासन अंग्रेजों ने लगाया। आखिर द्वैध शासन क्या होता है? निजामत, यानी कि अभी हमने आपको बताया प्रशासन कौन चलाएगा? नवाब चलाएगा। एवं दीवानी, राजस्व कौन वसूलेगा? ये कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि अंग्रेज लोग वसूलेंगे। ठीक, के.एम. पडिक्कर, इन्होंने क्या कहा? के.एम. पडिक्कर ने डाकुओं का राज कहा। भारत की दुर्दशा, ठीक, बंगाल की दुर्दशा 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया, यानी कि 1765 में चला और 72 में समाप्त हो गया। 7 साल बंगाल में द्वैध शासन चला। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक, 1773 उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आता है। चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको ये वाला चैप्टर समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से अंग्रेजों ने अपना बंगाल में स्थापित किया। प्लासी का युद्ध कैसे हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ कैसे हुआ, बंगाल इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत क्या हुआ, द्वितीय संधि के तहत क्या हुआ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।